वेल फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आज अमित खरे के पास। आप सब इनको जानते हैं, ही इज़ वेरी फेमस ऑन यूट्यूब। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आस्क कार्गो के नाम से आप इनको जानते हैं। और आज हम अपने पॉडकास्ट के लिए इनके पास आए, इनके घर पे आए, इन्होंने हमारे को वेलकम किया और हमारे को बताया कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। आप सोच सकते हैं, पहले से आपने टाइटल देख लिया होगा। हम डिस्कस करेंगे आज कार सेल्स के बारे में, इस महीने की, पिछले महीने की और इस साल की जो सेल्स हैं, जो ऊपर नीचे जा रही हैं, जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स थोड़ा पीछे आ रहे हैं, जो कुछ प्लेयर जो पीछे थे वो आगे आ रहे हैं, वो सब बातें हम बात करेंगे। तो अमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर जी, मुझे अच्छा लगा कि आप आए, इसी बहाने एक और मुलाकात का मौका मिल गया। हाँ, इस बार हम बहुत लंबे टाइम के बाद मिले। वैसे हम आमतौर पे साल में कम से कम 2 या 3 पॉडकास्ट आपके यहाँ पे आके करते हैं, बट आई थिंक इस बार हमारा गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। बट जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में अभी कहा कि हम कार सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले महीने हम सब ने देखा, Hyundai थोड़ा पीछे आ गया था, नंबर 4 पे चला गया था। इसमें थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है, बट महिंद्रा इज़ डूइंग रियली वेल। टाटा हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। Kia also slipped slightly. It's down from number 5 to 6. Toyota has come up. तो ये मोटा मोटा एक जिस्ट है जो हम पिछले 2-3 महीने से ट्रेंड देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों Hyundai थोड़ा सा स्लिप बैक कर गया और अभी इस महीने थोड़ा सा ऊपर है? ऐसा आपको क्या लगता है जो आपने एनालिसिस देखी है अब तक की? एक्चुअली अगर केवल Hyundai के बारे में बात करूं तो Hyundai के प्रोडक्ट रेंज जो है वो पिछले कई सालों से कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं आए जो मार्केट पर फिट माने जाएं। ओके। इंडिया का मार्केट एसयूवी की तरफ जा रहा है। उनकी एसयूवी जितनी थी वो सब पहले ही आ चुकी थी। अभी हाल में वो कोई नई एसयूवी नहीं ला पाए सिवाय एक्स्टर को अगर हम छोड़ दें तो। बाकी उन्होंने चेंजेस ज़रूर किए हैं कि उन्होंने वेन्यू में एक अपडेट दे दिया, क्रेटा में नया आ गया, लेकिन रहे वो वेन्यू और क्रेटा ही। तो नए प्रोडक्ट ना आने की वजह से उनकी मार्केट वहीं पर बनी रही। कोई कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखा जिससे वो अट्रैक्ट होकर उनके पास आए। ऊपर से जो उनका मेन मतलब मार्केट था वो था स्मॉल कार की तरफ। अब स्मॉल कार का मार्केट ही डाउन जा रहा है, खत्म होते हैं। तो फिर ऐसे हालात में जरूरी था कि बड़े प्रोडक्ट आए, मार्केट फिट प्रोडक्ट आए, जो Hyundai अभी तक नहीं ला पाया था। अब जरूर वो कुछ थोड़ा ट्राई कर रहा है, कुछ एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि शायद उन प्रोडक्ट के आने के बाद Hyundai का मार्केट फिर वापस से गेन करे, क्योंकि Hyundai इंडिया में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। किसी को उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं है, किसी को उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट नहीं है, किसी को उसकी सर्विसिंग पे डाउट नहीं है, मेंटेनेंस पे डाउट नहीं है। Correct. और यही रीजन है कि अगर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार 2025 की का है तो वो Hyundai की ही है। क्रेटा, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे रीजन है उनके पास कि उनके पास सब कुछ अच्छा है, बस केवल क्रेटा के सहारे चलना थोड़ा मुश्किल होगा। उन्हें 2 नए प्रोडक्ट ऐसे देने पड़ेंगे जो मार्केट फिट हो और डिमांड पर फिट बैठते हो। आपको क्या ये भी लगता है अमित जी की जो एक आजकल ईवीज़ का ट्रेंड पकड़ रहा है, जो कि महिंद्रा ने बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया अपनी 2 बड़ी एसयूवीज़ के साथ, उसकी वजह से महिंद्रा के पास एक्साइटमेंट आई, थोड़े से फुटफॉल आए शोरूम में, और वहाँ पर हालांकि इनके पास क्रेटा ईवी है, लेकिन लोगों का इतना एंथुसियाज्म है नहीं उस गाड़ी को लेकर, रोड पर भी ज़्यादा दिखती नहीं है, उस हिसाब से सेल्स है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे फॉल बैक है, थोड़ा सा ईवी पॉलिसी इनकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, ईवी कार्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी? सेम इज ऑल्सो हैपनिंग विद मारुति सुजुकी, दे डोंट रियली हैव एन ईवी एंड दे बीन प्लानिंग फॉर सम ईयर्स नाउ। अभी ईवी टारा का भी लॉन्च था, आपको पता है जुलाई का लॉन्च था, वो भी डिले हो गया है। अब शायद नवंबर तक आएगी गाड़ी, हो सकता है नवंबर में भी ना आए। तो आपको क्या लग रहा है कि ईवी ना होना भी इन 2 बड़े प्लेयर्स के लिए एक थोड़ा सा नुकसान का कारण बना है? हालांकि ईवी मार्केट इज स्मॉल, अभी भी 4-5% ही आई थिंक ईवी मार्केट, बट डू यू थिंक द लैक ऑफ एन ईवी इज अनदर रीजन? नहीं, मेरे ना लैक ऑफ ईवी नहीं, एक्चुअल में क्या है, क्रेटा ईवी जो है वो क्रेटा का ही लुक है। ओके। अगर उसमें थोड़ा चेंज होता लुक में तो डेफिनेटली लोगों को इम्प्रेस करता। बिल्कुल। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को वो क्रेटा ही दिख रही थी, तो उनको लगा कि ईवी पर जाने का वो मतलब नहीं था। जबकि XUV 9 मतलब जो 9e है, XUV 9e या B6, ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लुकिंग, कंप्लीटली स्केटबोर्ड डिजाइन पे बेस्ड ईवी है। तो जब स्केटबोर्ड डिजाइन पे होगी और एक उसी कन्वेंशनल बॉडी पर ही आपने ईवी बनाई होगी, तो डेफिनेटली वो लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ईवी के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देते हैं। अभी तक यही माइंडसेट है, और स्पेशली 20 लाख के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और शायद यही रीज़न है कि Hyundai ने वो पिक नहीं पाया जो उधर मिल गया। दूसरा, दोनों की स्टाइलिंग में बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टाइलिंग भी लोगों को अट्रैक्ट करती है, और शायद उसी वजह से महिंद्रा के पास फुटफॉल ज़्यादा आ गया। वैसे भी उनके पास एक पहले से क्राउड पुलर था थार, अब उनके पास दूसरा क्राउड पुलर आ गया, तो उनके शोरूम्स पर ज़्यादा विजिट होने लगी है, और उसका फ़ायदा मिला कि वो सेकंड नंबर पहुंचे। और आई थिंक महिंद्रा का जो एक फोकस था, जो 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था कि वी आर द एसयूवी मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, वी डोंट मेक एनी कार्स, वी डोंट मेक सेडान्स, जो उनका एक
इन्होंने हमारे को प्रेजेंटेशन में बताया था, एक दो बारी बता चुके हैं, उससे भी आपको लगता है कि लोग जब जाते हैं तो इतने से एसयूवी खड़ी है, स्कॉर्पियो की बात कर ले, थार की, XUV700 की, तो उससे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक रब ऑफ फैक्टर रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं एसयूवी तो बनाते हैं, महिंद्रा ही बनाता है जेन्युइन एसयूवी, तो उससे भी पॉजिटिव फील रहा है लोगों का। वही अगर आप आज से 3 साल पहले जाएं तो Hyundai के पास ज़्यादा एसयूवी पोर्टफोलियो रहा है और उनकी एसयूवी ज़्यादा बिकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि वो चेंज नहीं आए, उसमें कुछ नया मिला नहीं, तो शायद ये रीजन है। और महिंद्रा ने जो पिछले 5 साल में मेहनत की थी उसका फल उसे अब मिलना शुरू हुआ है। और Hyundai अब चेंज ला रहा है, जब अब चेंज ला रहा है तो इसका रिजल्ट भी उसको 2 से 3 साल बाद मिलेगा। हाँ, तो Hyundai कहीं से कमजोर ब्रांड नहीं है, लेकिन बस ये है कि प्रोडक्ट पे थोड़ा सा डिले हो गया वो। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर हमने देख लिया कि महिंद्रा ऊपर आ गया, Hyundai तो नंबर 4 पे आया, फिर दोबारा 3 पे आया। एक बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी है टोयोटा किर्लोस्कर, जो कि ऊपर आ गया है। आज से 4-5 साल पहले टॉप 7-8 में भी इनका नाम नहीं होता था, कुछ गाड़ियाँ बिकती थी, इनकी 2 ही गाड़ियाँ बिकती थी इनफैक्ट, एक फॉर्च्यूनर और एक इनोवा। बट मारुति के साथ जो इन्होंने टाइप किया है, जो रीब्रांडिंग करी है, दे सेल अबाउट 45% कार्स विच आर मारुति ब्रांडेड कार्स। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या ये स्ट्रैटेजी और लोगों को लेनी चाहिए? इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का रेनो निसान ने किया था इंडिया में, जब निसान सनी लेके आए थे, और उस डस्टर वगैरह के साथ उन्होंने रेनो ने अपने आपस में टेरानो वगैरह करके बेचा था, बट उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल हो गई। क्या आपको लग रहा है कि रेनो निसान के पास ऐसा कुछ कर सकते हैं चमत्कार कि दोबारा रिवाइव हो जाए? क्योंकि निसान के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप पता ही है आपको। रेनो भी बहुत इट्स नॉट इन द बेस्ट ऑफ कंडीशन, इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल इंटरनेशनली ऑल्सो, देयर सेल्स आर डाउन, निसान के स्पेशली। सो डू यू थिंक दैट दे कैन टेक दिस? निसान की जापानीज़ है, तो ये अपने जापानीज़ कज़न से या जापानीज़ दोस्तों से सीख सकता है ऐसा कुछ? एक्चुअली पहले वाले टॉपिक पे आए हम, जिसमें कि टोयोटा और मारुति का है, सुजुकी का एक्चुअल में, ये मारुति का नहीं है, सुजुकी का कोलैबोरेशन है, और ये वर्ल्ड वाइड हुआ था 2018 में। और इसका पहला प्रोडक्ट के बारे में जब बात हुई वो 2020 के आसपास से काम शुरू हुआ, फिर कोविड में अटका, और फिर उसके बाद हमारे पास सीधे ग्रैंड विटारा पहला प्रोडक्ट जो था, जो को एग्जिस्टिंग आया। लेकिन रीबैजिंग उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। और रीबैजिंग का बेनिफिट क्या हुआ कि टोयोटा के पास जहाँ एक्सपेंसिव कारें हुआ करती थी, वहाँ मारुति के पास अफोर्डेबल कारों का ब्रैकेट हुआ करता था। तो मारुति के अफोर्डेबल कार का ब्रैकेट का कस्टमर टोयोटा को मिला, और टोयोटा का हाई एंड वाला कस्टमर अब मारुति के पास भी आया। तो इंडिया में ये दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई। इवन आज भी अगर हम देखें तो 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर कि एक्चुअल में रीबैजिंग काम कर रही है। एक है फ्रॉन्क्स, जिसे हम टाइजर के नाम से टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, दूसरा है ग्लेंजा, जो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर तीसरा कहें तो आर्टिगा का रूमियन जो है वो भी वहाँ पर ठीक ठीक परफॉर्म कर रहा है। तो इन 3 से उनको सेल अच्छी मिली, सेल मिल गई, तो सेल से नंबर वहाँ मिली। कैपेसिटी जो थी, जो खाली पड़ी थी, उसको भी यूटिलाइजेशन हो गया, क्योंकि वो एक शिफ्ट चलाते थे पहले, वो भी कई बार छुट्टी हो जाती थी। बिल्कुल, तो डबल शिफ्ट पे उनका काम आप डबल शिफ्ट काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने को एग्जिस्टिंग एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया ग्रैंड विटारा के तौर पर, जिसमें कि जो मैन्युफैक्चर टोयोटा की फैक्ट्री में होता है, और हम नेक्सा के शोरूम के थ्रू से परचेज करते हैं। तो टोयोटा को भी अपनी फैक्ट्री में वॉल्यूम लाने का मौका मिल गया इसके साथ में, और हाइराइडर तो उनके पास था ही। दूसरा उनके पास एक हाइब्रिड इंजन था, वो बेनिफिट भी टोयोटा को मिला। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने थोड़ा स्लोली पिक करना शुरू किया, अब वो जाके नेक टू नेक आ गए हैं कि अब वो भी लगभग मारुति सुजुकी के बराबर सेल कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े मैं लोगों को बता दूं कि दोनों गाड़ियों की क्वालिटी सेम है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि टोयोटा की क्वालिटी अलग है, टोयोटा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की गाड़ी देता है। बिल्कुल गलत बात है, मिथ्या है ये, इज ऑल मिथ्स। दोनों गाड़ियों में सारे प्लास्टिक क्वालिटी, इंजन, सारे कंपोनेंट सेम है। एक्चुअली में दोनों एक ही फैक्ट्री में बनती है। जब एक ही फैक्ट्री में एक ही मटेरियल से बनेंगे तो कैसे वो अलग अलग हो सकती हैं? काफ़ी और अलग अलग मटेरियल से बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो अगर कोई सोचा कि नहीं हमने अच्छा मटेरियल यूज कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता एक फैक्ट्री में, पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आपसे ही पूछते होंगे बिल्कुल, कि क्या टोयोटा की क्योंकि वारंटी ज़्यादा है, थोड़ी सी उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, तो क्या उसकी क्वालिटी? मारुति ने भी 3 साल की वारंटी देना शुरू कर दी। हाँ, लेकिन जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया था तो फ़र्क ये था कि उनकी थोड़ी बेटर ऑप्शन, तो लोग कहते थे कि शायद उसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए दे रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है शायद। तो ये एक मिथ्या है। इससे पहले कि बोलूँ, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, अब आगे बताइए। क्या रही बात अब निसान और रेनो के बारे में, तो इन लोगों का जो अलायंस था वो एक जॉइंट वेंचर था। ये अलायंस नहीं था, जॉइंट वेंचर था। इन्होंने एक कंबाइंड फैक्ट्री लगाई जो कि चेन्नई के पास है, और वहाँ पर उस फैक्ट्री को इंडिपेंडेंट राइट्स है कि वह अपना डिसीजन खुद ले सकती है।
तो अगर निसान को कोई गाड़ी बनवानी है तो वह उस फैक्ट्री से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारे लिए ये वाली गाड़ी बना दें, ये डिज़ाइन है, ये सब कुछ है। फिर वो फैक्ट्री उनको कोट करती है कि ये इतना प्राइस होगा, आपको इतने पैसे दें के हमसे बनवा लीजिए। बिल्कुल। और बिल्कुल सिमिलर ही रेनो कर रहा था। ये दोनों इस तरह से काम कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल में निसान ने अपना शेयर रेनो को बेच दिया है, लेकिन उससे पहले ये दोनों ऐसे ही काम कर रहे थे। और निसान सिर्फ सेल्स का काम करती थी, रेनो सिर्फ सेल्स का काम करती थी, और रेनो निसान तो जॉइंट वेंचर में थी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही देखते थे और कुछ नहीं। अब दोनों के जब प्रोडक्ट मैच करने लगे एक दूसरे से, तो फिर क्या हुआ कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आए। हाँ। इंटीरियर में, बाकी चीज़ों में, तो उनको लगा जब रीबैजिंग ही है तो हम किसी एक का प्रोडक्ट खरीद लें। जैसे एसयूवी में लोगों ने मैग्नाइट को लिया, और वहीं अगर स्मॉल कार की बात करें तो लोग क्विड और ट्राइबर के लिए रेनो के पास चले गए। तो इस तरह से सेल्स दोनों में बट गई, तो बेनिफिट इसलिए नहीं मिला। दूसरा, अब आज के दौर में इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत तेज़ी से चेंज किया है Hyundai, किया, इवन मारुति ने, और इन लोगों ने इतने ज़्यादा फीचर्स देने शुरू कर दिए। अगर आप देखें तो एक छोटी सी गाड़ी में भी अब HUD डिस्प्ले मारुति देने लगी है। बिल्कुल। तो ये फीचर्स ने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ऊपर से Hyundai और किया ने अनाउंस कर दिया कि हम हर कार में बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग देंगे। बिल्कुल। तो लोगों ने वो भी एक अच्छा मूव समझा। तो ये क्वालिटी का मूवमेंट और फीचर्स का, इन दोनों ने निसान रेनो को पिछड़ा दिया, और आज नतीजा ये है कि ये दोनों एक्चुअल में फाइट कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए। ये बात सही है कि दोनों बहुत अच्छी जानी मानी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, और जिनमें एक फ्रेंच कंपनी है जिनके पास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप समझो ना कि इंडिया में वो कंपनी जो कोई अच्छा टर्बो इंजन नहीं दे रही है, जिसने खुद टर्बो इंजन का आविष्कार किया है। बिल्कुल। वहीं अगर हम आए निसान के पास, तो वर्ल्ड वाइड उनके पास बेहतरीन एसयूवीज़ हैं, लेकिन चूँकि इंडिया का मार्केट ऐसा है, जब तक आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे सेल करना मुश्किल होगा, और इसी वजह से वो अच्छे प्रोडक्ट इंडिया नहीं आ पाए। और जब उन्होंने दांव चला कि वो एक CBU मार के बेचे, तो उसका हर्ष हम देख ही चुके हैं स्ट्रेल में कि वह ओवर प्राइस था और किसी ने खरीदा नहीं, आखिरी में उन्हें कौड़ियों के भाव से बेचना पड़ा। बिल्कुल। वो एक बड़ा सीन है, और शायद इसी वजह से ये दोनों पिछड़ गए। ज्वाइंट होने के बावजूद जहाँ पे मारुति सुजुकी और टोयोटा ने सक्सेस पाई, वहाँ पे ये लोग पिछड़ गए, जबकि स्टार्टिंग इन्होंने किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो जापानीज मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बगैर इसके कि एक जापानीज एक फ्रेंच मिले। ये दिक्कत हुई है, और शायद इसीलिए निसान ने बाद में होंडा और मित्सुबिशी के साथ मिलकर अनाउंस किया कि शायद अब हम बेहतर कर पाए, लेकिन वो भी चल नहीं पाया। वो 2 महीने में टूट गया। ये तो थी सर इस महीने की, अब तक 6 महीने की सेल्स की बात, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। जो अब बचे हुए 4-5 महीने हैं हमारे पास, 5 महीने करीब बचे हैं इस साल के, उनमें जो गाड़ी आ रही है उनमें से आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किन 3 कार्स के बारे में, कोई 3 ऐसी गाड़ियाँ बताइए जिनको आपको लग रहा है कि ये कुछ कर पाएगी या ये कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट होगा। आपको पता है कौन सी गाड़ी आ रही है? क्या आपको लगता है वेन्यू से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या आपको लग रहा है कि मारुति सुजुकी की जो नई क्रेटा राइवल आ रही है आपको लग रहा है वो कुछ कर पाएगी? आपको लगता है ऐसा कि कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है कि जो महिंद्रा अनाउंसमेंट्स अभी करेगा, जब हम जाएंगे देखने अगले हफ्ते, वहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ एक्साइटमेंट आ सकती है, या कोई और गाड़ी आपको जो लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने सोचा नहीं था, या फिर एकदम से कोई गाड़ी आपने सोचा था कि वो आने वाली है लेकिन पहले आ गई और उसने एकदम से मार्केट में धूम धड़ाका मचा दिया? देखिए, अभी का जो मार्केट है वो इस समय पिछले 4 महीने से डाउन पे जा रहा है। बिल्कुल। लगातार हम 3.5 लाख कारें भी हिट नहीं कर पा रहे, जो कभी 4 लाख को पार कर जाते थे, क्रॉस कर जाते थे। तो ये मार्केट में स्लो है, और इन स्लो में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है स्मॉल कार्स पर, और फिर मिड लेवल कार्स पर। और इस महीने तो एसयूवीज की भी सेल डाउन जा गई है, जो कभी नहीं हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। तो ये चीज़ें बदली हैं, और इस बदलाव में कस्टमर अब बहुत ही अलग चीज़ ढूंढ रहा है। मतलब वो पुराने वाले को रीमैप करके, पॉलिश करके, मेकअप करके देने वाले प्रोडक्ट्स पर उतना दांव नहीं लगा रहा है। तो अब नए प्रोडक्ट्स में देखिए, अभी हाल में किया ने अपना सीरॉस दिया, जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है, नए प्लेटफॉर्म पर नए डिजाइन के साथ दिया है। लगभग सिमिलर डिजाइन के साथ महिंद्रा भी लेकर आ रहा है अपनी सब 4 मीटर एसयूवी, जो सेम साइज में होगी, जो साइज में सीरॉस है, और वो भी ऐसे ही एक्स्ट्रा फीचर रिच होगी, जैसे कि सीरॉस फीचर रिच है। तो यानी महिंद्रा भी अब फीचर्स पर अच्छा काम कर रहा है, वो भी तब जब किसी जमाने में उसे बोलेरो के लिए जाना जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये नया ट्रेंड है,
और वहीं अगर हम कहें स्मॉल कार में ही, तो आप वेन्यू की बात कर ही चुके हैं कि वेन्यू भी एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आने वाली है और काफ़ी अच्छे फीचर्स होंगे। अब रही बात मारुति की, वो थोड़ा एक अलग सेगमेंट पे आया, एक ऊपर के लेवल के सेगमेंट में अपनी नई गाड़ी लेकर आ रहा है। वो क्या नाम रखते हैं, मार्केट में प्रचलन है कि शायद वो एस्कूडो रखना चाहते हैं, देखते हैं क्या नाम रखते हैं, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो हम भी अपने मुंह को बंद रखते हैं इस मामले में और वही बात करते हैं जो अनाउंस्ड है। शायद जब अक्टूबर में इनकी गाड़ी आएगी तो हमें ये लगता है कि वो गाड़ी एक इनिशियल मोमेंटम तो लेगी, क्योंकि वह मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है जिसका इंडिया में हमेशा दबदबा बना रहा, भले अब सेल कम हो गई है फिर भी, तो इनिशियल मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर वो फीचर्स में नई आने वाली जो ये 3 गाड़ियां हैं इनसे अगर कम रही, या स्पेस वाइज कम रही, या वो नाइट ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू या फीचर्स में जिनमें पैनोरामिक इनमें कहीं से पिछड़ गई, तो फिर वो आगे अगले 2 साल की सेल उतनी नहीं ला पाएंगे। इनिशियल सेल तो वो ले आते अपने नाम उनका की। बेसिकली राइवल क्रेटा से उन बेंचमार्क क्रेटा के हाँ, सबसे कर रखा है। वो कह यही रहे हैं कि हमारा, क्योंकि ग्रैंड विटारा जो चाह रहे थे करे वो कर नहीं पाई, डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल इंजन ऑप्शंस और सब कुछ जो उसमें था। तो उसके नहीं, मुझे लगता नहीं कि ग्रैंड विटारा परफॉर्म नहीं कर पाई। ग्रैंड विटारा ने शुरुआती स्टेज क्रेटा के मुकाबले जो उनकी एक हाइप इनिशियल स्टेज में तो ग्रैंड विटारा बहुत अच्छा परफॉर्म और जो उनका एक चाहत थी कि इसको बिल्कुल क्रेटा से ऊपर निकल जाएगी, हालांकि गाड़ी काफ़ी अच्छी है अपने आप में, लेकिन बायस की इमेजिनेशन को, जैसा आप कह रहे हैं कि वो ले नहीं पाई अपनी तरफ की। एक और भी रीजन था उसका कि आप अगर ध्यान से देखें तो क्रेटा वेल एस्टेब्लिश्ड था, क्रेटा बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड नाम है, जबकि ग्रैंड विटारा को अभी 3 साल ही हुए थे। बिल्कुल। तो 3 साल और एक तरफ 5 साल की गुडविल, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्रेटा के सक्सेस से बाकी मैन्युफैक्चरर्स क्या सीख सकते हैं, आपको क्या लगता है? सिर्फ फीचर्स के वजह से तो गाड़ी बिक नहीं रही है, आपको ही पता है। कैबिन के अंदर एक अच्छा फील गुड फैक्टर, एक पॉजिटिव वाइब है। जैसा आपने बोला कि Hyundai का नाम अच्छा है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है, रीसेल वैल्यू, वारंटीज़ और सेफ्टी को लेकर भी ज़्यादा सवाल नहीं उठाते लोग उस गाड़ी के ऊपर। तो इट्स अ गुड पैकेज ऑल राउंड। मेरे अंदर शायद यही रीजन है कि जो गुड पैकेज कहा जाता है ना, ये वही उनके साथ है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन, उसके मैनुअल ऑटोमेटिक, ठीक है। टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, उसके भी मैनुअल ऑटोमेटिक, डीजल इंजन, उसके साथ भी मैनुअल ऑटोमेटिक, और फिर उसके बाद अब ईवी भी आ गया। तो पोर्टफोलियो में जितना कुछ हो सकता था वो क्रेटा में ऑलरेडी है। दूसरा, बॉक्सी एसयूवी, जिसकी वजह से उसके भीतर स्पेस अच्छा है, स्पेस निकल गया है। तीसरा, Hyundai, किया, दोनों कोरियन ब्रांड बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर देते हैं, मतलब कपड़े की क्वालिटी हो, प्लास्टिक की क्वालिटी हो, रबर की क्वालिटी हो, हमेशा अच्छी होती है। और इंजन भी उनके एडुकेट परफॉर्मेंस देते हैं, ना तो वो एवरेज के पीछे भागते हैं, ना ही वो परफॉर्मेंस के पीछे भागते हैं, वो बीच में रहते हैं, बोले सब कुछ बढ़िया बढ़िया दे देते हैं। तो इस चीज़ का फायदा क्रेटा को मिल रहा है, और क्रेटा अपने थोड़ा इनोवेटिव लुक की वजह से लोगों को पसंद आई। पहले फर्स्ट जनरेशन भी, फिर सेकंड जनरेशन भी आपने देखा है, और अब थर्ड जनरेशन में भी आप देख ही रहे हैं कि वह कितना बेहतरीन परफॉर्म करने के टॉप पर मौजूद है, नंबर 1 पे। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है 2025 एंड आई थिंक ऑल्सो इस पे थोड़ा लोगों का भी एक है, जब से कोविड आया, कोविड के बाद से सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो जो एक होता है कि हम लोग इस टाइम पे एंजॉय कर लें या खर्चा कर लें, पता नहीं 10 साल बाद क्या हो, 5 साल बाद क्या हो। तो दैट ऑल्सो हैज़ हेल्प्ड क्रेटा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि एक गाड़ी का एवरेज प्राइस 19-20 लाख का है, वो गाड़ी नंबर 1 पे बिक रही हो। बिल्कुल। और ऑल्टो और बाकी गाड़ियों को जो 5-5, 6-6, 7-7 लाख के स्टिकर प्राइस, बेस प्राइस से बिकती है, टियागो, उन सबको पीछे कर दे। तो आई थिंक ये भी एक सोचने वाला बात है। आई थिंक इट्स अ स्टडी केस ऑल्सो, हाउ इज़ डूइंग वेल। तो अगर आपको उस टॉपिक पे हमारा वीडियो देखना है, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा एनालाइज करें, तो वो वाला वीडियो आप सर के चैनल पे देख सकते हैं कि स्मॉल कार्स क्यों सेल्स में पीछे हो रही हैं, छोटी गाड़ियाँ या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज़ भी क्यों सेल में पीछे हो रही है, क्यों मिड साइज एसयूवीज़ का एकदम दबदबा बना है, क्यों लार्ज साइज एसयूवीज़ का दबदबा बन रहा है। अगर आपको उस टॉपिक के एनालिसिस या पॉडकास्ट या जैसे भी आप कहते हैं हमारी बातचीत सुनना चाहते हैं, तो सर के चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाकर देखिए। और अगर आप सोचते हैं कि वर्थवाइल था आपके लिए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आपके लिए आते रहेंगे। हमारा टाइम क्योंकि लिमिटेड है सर के साथ, आज जो टाइम निकाला, हम एक के साथ 1-2 चीज़ें और भी शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। एंड अमित सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिव अस योर टाइम। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स वंस अगेन टू अमित सर।